7 जुलाई 2024 की एक रात मुंबई की एक सड़क, एक तेज रफ्तार सफेद BMW कार अंधेरे को चीरती हुई आती है और एक स्कूटर से जा टकराती है। एक महिला की दर्दनाक मौत हो जाती है और ड्राइवर वो रुकने के बजाय मौके से फरार हो जाता है। और पहली नजर में ये एक बेहद दुखद लेकिन शायद आम सा लगने वाला हिट एंड रन का मामला था। बिल्कुल, पर इस एक घटना ने एक ऐसे कानूनी बवंडर को जन्म दिया जो भारत में हम सब हर नागरिक के अधिकारों की बुनियाद से जुड़ा है। आज हम जिस मामले की पड़ताल कर रहे हैं वो है मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक सड़क दुर्घटना की नहीं है। नहीं, ये कहानी है पुलिस की शक्ति और एक आम आदमी के अधिकार के बीच की उस महीन रेखा की जिसे सुप्रीम कोर्ट को फिर से खींचना पड़ा। हमारी आज की पूरी चर्चा सुप्रीम कोर्ट के 6 नवंबर 2025 के उस ऐतिहासिक फैसले पर आधारित है। एक ऐसा फैसला जिसने भारत में गिरफ्तारी के मायने ही बदल दिया। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत होती है 7 जुलाई 2024 की उस रात से। हाँ। जैसा कि आपने बताया, शिकायतकर्ता अपनी पत्नी के साथ स्कूटर पर थे जब एक BMW ने उन्हें टक्कर मार दी। और आरोप सिर्फ टक्कर मारने का नहीं था। नहीं, आरोप कहीं ज्यादा गंभीर था। आरोप था कि ड्राइवर मिहिर राजेश शाह ने रुकने के बजाय अपनी गाड़ी भगाई, जिससे महिला कुछ दूर तक घिसटती चली गई और उनकी मौत हो गई। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जाहिर है, पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की। CCTV फुटेज खंगाले गए, गवाहों से बात की गई और सबूत इकट्ठा किए गए। और फिर 2 दिन बाद 9 जुलाई 2024 को मुख्य आरोपी मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। यहां तक तो सब कुछ एक सामान्य आपराधिक जांच जैसा ही लग रहा था। लेकिन यहीं से मामला एक बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ लेता है। हाँ। गिरफ्तारी के बाद शाह के वकील कोर्ट पहुंचते हैं, पर जमानत के लिए नहीं, बल्कि गिरफ्तारी को ही अवैध बताने के लिए। ये थोड़ा अजीब लगता है। वो ये नहीं कह रहे थे कि उनका मुवक्किल बेगुनाह है, बल्कि ये कह रहे थे कि उसे गिरफ्तार करने का तरीका ही गलत था। ऐसा क्यों? यही इस केस का सबसे दिलचस्प पहलू है। उनके वकीलों का तर्क पूरी तरह से प्रक्रिया पर आधारित था। प्रक्रिया पर? हाँ, उन्होंने कहा कि मिहिर शाह को जब गिरफ्तार किया गया तो उसे उसकी गिरफ्तारी का कारण लिखित में नहीं बताया गया। अच्छा। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक छोटी मोटी चूक नहीं, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और नए लागू हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 47 का सीधा उल्लंघन है। एक मौलिक अधिकार का हनन? बिल्कुल, एक मौलिक अधिकार का हनन। अच्छा, तो पूरा मामला सबूतों से हटकर प्रक्रिया पर केंद्रित हो गया। तो जब ये दलील बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने रखी गई तो कोर्ट ने क्या कहा? क्या उन्होंने माना कि ये एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन था? हाईकोर्ट ने एक तरह से एक बीच का रास्ता अपनाया। बीच का रास्ता? उन्होंने ये तो माना कि हाँ, लिखित में कारण न देना एक प्रक्रियात्मक चूक थी, एक गलती हुई है, लेकिन उन्होंने इस आधार पर गिरफ्तारी को रद्द करने से इनकार कर दिया। ऐसा क्यों? कोर्ट का नजरिया ज्यादा व्यवहारिक था। उनका मानना था कि आरोपी को अपराध की संगीनता का अच्छे से अंदाजा था। हिट एंड रन में एक मौत हुई थी, ये उसे पता था। और सबूत ये भी इशारा कर रहे थे कि वो गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा था। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया में चूक तो हुई, पर मामले की गंभीरता को देखते हुए हिरासत में रखना जरूरी है। एक तरह से उन्होंने अपराध के सार को प्रक्रियात्मक गलती पर तरजीह दी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उन्होंने कहा कि सिर्फ इस एक चूक की वजह से गिरफ्तारी को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। और इसी फैसले ने सुप्रीम कोर्ट के लिए दरवाजा खोल दिया। हाँ, शाह के वकील हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गए। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो मुझे लगता है कि कोर्ट ने भी ये समझ लिया होगा कि ये केस अब सिर्फ मिहिर शाह का नहीं रहा, ये एक बड़ा कानूनी सवाल बन चुका था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में ये साफ कर दिया कि वे इस बात पर सुनवाई नहीं करेंगे कि मिहिर शाह दोषी है या नहीं, या हिट एंड रन में क्या हुआ था। अच्छा। उन्होंने कहा कि वो इस केस का इस्तेमाल पूरे देश के लिए एक नजीर बनाने के लिए करेंगे। 22 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने विचार के लिए 2 बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल तय किए। ये दिलचस्प है। कोर्ट ने एक अकेले केस को पूरे देश के लिए कानूनी दिशा तय करने का मौका देखा। तो यकीनन ये सवाल बहुत अहम होंगे। क्या थे वो सवाल? पहला सवाल था, क्या हर तरह की गिरफ्तारी में, चाहे वो भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत आने वाला कोई सामान्य अपराध हो या कोई विशेष कानून, आरोपी को उसकी गिरफ्तारी का कारण लिखित में देना अनिवार्य है? ठीक है। और दूसरा सवाल उससे भी ज्यादा पेचीदा था। वो क्या था?
मान लीजिए पुलिस किसी को अपराध करते हुए रंगे हाथों पकड़ती है और उस वक्त तुरंत लिखित में कारण देना संभव नहीं है, तो क्या सिर्फ इस वजह से पूरी गिरफ्तारी को अवैध मान लिया जाएगा? ये दोनों सवाल सीधे तौर पर पुलिस की शक्ति और नागरिक की स्वतंत्रता के बीच के संतुलन से जुड़े थे। बिल्कुल। ये तो सच में बहुत बड़े सवाल हैं। इनका जवाब तो देश में होने वाली हर एक गिरफ्तारी पर असर डाल सकता था। तो फिर दलीलों का दौर शुरू हुआ होगा। शाह के वकीलों ने अपनी बात को मजबूती देने के लिए क्या तर्क रखे? उनकी दलील बहुत स्मार्ट थी। उन्होंने हाल के कुछ बड़े और चर्चित मामलों का हवाला दिया, जैसे कि पंकज बंसल और प्रबीरपुर कायस्थ के मामले। अच्छा। अब ये समझना जरूरी है कि ये मामले PMLA यानी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा कानून और UAPA यानी आतंकवादी विरोधी कानून जैसे बेहद सख्त और विशेष कानूनों से जुड़े थे। हाँ, ये तो बहुत गंभीर कानून है। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये कह चुका था कि गिरफ्तारी के कारण लिखित में देना अनिवार्य है। एक मिनट, या मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। शाह के वकील एक सामान्य हिट एंड रन मामले की तुलना PMLA और UAPA जैसे गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कानूनों से कर रहे थे। ये तो मतलब सेब और संतरे की तुलना करने जैसा लगता है। सही सवाल है, और यही उनके दलील का सार था। अच्छा। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 22(1) जो गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा देता है, वो अपराधों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि ये अधिकार सिर्फ UAPA के आरोपी को मिलेगा, BNS के आरोपी को नहीं। ये एक मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार हर भारतीय नागरिक पर हर तरह के अपराध में समान रूप से लागू होता है। उनका तर्क था कि स्वतंत्रता का अधिकार सार्वभौमिक है। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली दलील है। तो इसके जवाब में महाराष्ट्र सरकार का क्या कहना था? उन्होंने इसका विरोध कैसे किया? सरकार का पक्ष बहुत सीधा और कह सकते कानून के शब्दों पर आधारित था। मतलब? उनके वकीलों ने BSNS की धारा 47 की ओर इशारा करते हुए कहा कि कानून में कहीं भी लिखित या इन राइटिंग शब्द का जिक्र नहीं है। कानून सिर्फ ये कहता है कि कारण सूचित यानी इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, और ये काम तो मौखिक रूप से भी हो सकता है। अच्छा, तो उनका तर्क था कि जो लिखा नहीं है उसे मानना जरूरी नहीं है। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि पंकज बंसल जैसे फैसले विशेष कानूनों के लिए थे, जिनके नियम सामान्य अपराधों पर लागू नहीं किए जा सकते। तो एक तरफ संविधान की आत्मा और मौलिक अधिकार की दुहाई थी, और दूसरी तरफ कानून में लिखे गए शब्दों की। ये तो एक क्लासिक कानूनी टकराव है। बिल्कुल, और इस टकराव को सुलझाने में मदद के लिए कोर्ट ने एक एमिकस क्यूरी यानी अदालत मित्र को भी नियुक्त किया। उन्होंने एक बहुत ही संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण पेश किया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी का कारण बताना तो हर हाल में अनिवार्य है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन हर स्थिति में से लिखित में देना शायद व्यावहारिक ना हो। उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया। मान लीजिए कोई अपराध पुलिस की आंखों के सामने हो रहा हो, तो उस वक्त पुलिस की पहली प्राथमिकता अपराधी को पकड़ना है या बैठकर कागजी कार्रवाई करना? ये भी सोचने वाली बात है। जमीनी हकीकत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो फिर एमिकस क्यूरी ने क्या समाधान सुझाया? उनका सुझाव था कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए। कारण बताना अनिवार्य हो, इसमें कोई छूट न हो, लेकिन अगर मौके पर लिखित में देना संभव न हो तो ये सुनिश्चित किया जाए कि आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड के लिए पेश करने से पहले एक उचित समय के भीतर लिखित में कारण मिल जाए, ताकि वो और उसका वकील अपना बचाव ठीक से तैयार कर सकें। बिल्कुल, ये एक तरह से अधिकार और व्यवहारिकता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश थी। तो एक तरफ संविधान की बड़ी बड़ी बातें थीं, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत की दलीलें। इतने बड़े वैचारिक टकराव के बाद जब 6 नवंबर 2025 को फैसला आया होगा तो सबने अपनी सांसें थाम ली होंगी। कोर्ट ने इस गांठ को कैसे सुलझाया? वे किस नतीजे पर पहुंचे? कोर्ट ने इस मुद्दे को सिर्फ एक प्रक्रियात्मक सवाल के तौर पर नहीं देखा। तो फिर कैसे देखा? उन्होंने इसे मौलिक अधिकारों की जड़ों से जोड़ा। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार कोई मामूली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 22(1) से निकला एक अटूट मौलिक अधिकार है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि कोर्ट ने इस अधिकार का मकसद क्या बताया। मतलब ये सिर्फ एक नियम नहीं है, इसके पीछे एक सोच है। वो सोच क्या है? कोर्ट के मुताबिक इसका मकसद 3 गुना है। पहला, ताकि गिरफ्तार व्यक्ति को पता हो कि उस पर क्या आरोप है और वह तुरंत अपने बचाव के लिए कानूनी सलाह ले सके। ठीक है। दूसरा, ताकि वह मजिस्ट्रेट के सामने अपनी रिमांड का प्रभावी ढंग से विरोध कर सके। और तीसरा, ताकि वह जमानत के लिए ठीक से आवेदन कर सके। बहुत सीधी सी बात है। अगर किसी व्यक्ति को यही नहीं पता होगा कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है, तो वो अपना बचाव आखिर करेगा कैसे? बिल्कुल,
कोर्ट ने गिरफ्तारी के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक असर पर भी कुछ बहुत जरूरी बातें कहीं। हाँ, मैंने भी पढ़ा था, अरनेश कुमार मामले का जिक्र था, है ना? हाँ, उन्होंने अरनेश कुमार मामले के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तारी किसी व्यक्ति की इज्जत और आज़ादी पर एक अमिट दाग लगा देती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये किसी की पूरी जिंदगी को तबाह कर सकती है। और इसीलिए गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल बहुत सावधानी और जवाबदेही के साथ होना चाहिए। बिल्कुल, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। और लिखित में कारण देने पर कोर्ट ने इतना जोर क्यों दिया? सरकार की दलील थी कि मौखिक रूप से बताना ही काफी है। कोर्ट ने इसे क्यों नहीं माना? कोर्ट ने इसके पीछे बहुत ही व्यवहारिक और जमीनी कारण दिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ मौखिक रूप से कारण बताने से बाद में विवाद खड़ा हो सकता है। पुलिस कहेगी हमने बताया, आरोपी कहेगा हमें तो कुछ बताया ही नहीं, साबित कैसे होगा? सही बात है। दूसरी ओर शायद सबसे अहम बात, एक व्यक्ति जिसे अभी अभी गिरफ्तार किया गया है वो अक्सर घबराहट, डर और सदमे की स्थिति में होता है। हाँ, जाहिर है। उस मानसिक स्थिति में वो मौखिक रूप से बताई गई हर कानूनी बात को ना तो समझ पाएगा और न ही याद रख पाएगा। एक लिखित दस्तावेज वो इन सभी समस्याओं को खत्म कर देता है, ये पारदर्शिता लाता है और एक पक्का रिकॉर्ड बनाता है। हाँ। तो इन सब विश्लेषण के बाद आखिरी फैसला क्या था? कोर्ट ने भविष्य की सभी गिरफ्तारियों के लिए क्या पक्के नियम बना दिए? कोर्ट ने बहुत स्पष्टता के साथ भविष्य के लिए 4 सूत्रीय नियम स्थापित किए और ये साफ किया कि ये नियम अब भारत में होने वाली हर एक गिरफ्तारी पर लागू होंगे, चाहे अपराध कोई भी हो। चलिए इन नियमों को एक एक करके समझते हैं, क्योंकि ये हम सबके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहला नियम क्या है? पहला नियम, गिरफ्तारी का कारण बताना सभी अपराधों में अनिवार्य है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपराध भारतीय न्याय संहिता के तहत है या किसी विशेष कानून जैसे यूएपीए या पीएमएलए के तहत। ये नियम सार्वभौमिक है, कोई अपवाद नहीं। ठीक है, ये एकदम साफ है। दूसरा नियम? दूसरा नियम, ये कारण लिखित रूप में दिए जाने चाहिए, और सिर्फ लिखित में ही नहीं बल्कि ऐसी भाषा में दिए जाने चाहिए जिसे गिरफ्तार व्यक्ति समझता हो। ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ तमिल समझता है तो उसे अंग्रेजी में कारणों की कॉपी देने का कोई मतलब नहीं है। अधिकार सार्थक होना चाहिए, सिर्फ दिखावा नहीं। अधिकार को असलियत में लागू करने के लिए ये जरूरी है। और तीसरा नियम, यहाँ जरूर कुछ असाधारण स्थितियों के लिए छूट दी गई होगी। हाँ, तीसरा नियम समय सीमा और अपवादों से ही जुड़ा है। कोर्ट ने माना कि कुछ असाधारण मामले हो सकते हैं, जैसे किसी को अपराध करते हुए रंगे हाथों पकड़ना। ऐसी स्थिति में पुलिस पहले मौखिक रूप से कारण बता सकती है, लेकिन लिखित कॉपी एक उचित समय के भीतर दी जानी चाहिए। और कोर्ट ने इस उचित समय को भी बहुत सख्ती से परिभाषित कर दिया। और वो परिभाषा क्या है? वो 2 घंटे वाली बात है ना? बिल्कुल। लिखित कॉपी किसी भी हाल में गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड के लिए पेश करने से कम 2 घंटे पहले दी जानी चाहिए। 2 घंटे पहले? ये 2 घंटे की समय सीमा बहुत सोच समझकर तय की गई है। इसका मकसद ये है कि आरोपी और उसके वकील को रिमांड की सुनवाई से पहले आरोपों को पढ़ने, समझने और अपना पक्ष तैयार करने का पर्याप्त समय मिले। और आखिरी चौथा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, अगर पुलिस इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उसका नतीजा क्या होगा? चौथा नियम इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दांत देता है, इसे शक्तिशाली बनाता है। नियम यह है कि यदि इन 3 नियमों का पालन नहीं होता है तो गिरफ्तारी और उसके बाद दी गई कोई भी रिमांड अवैध मानी जाएगी। अवैध, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि व्यक्ति को तुरंत रिहा करना होगा। ये एक बहुत सख्त नियम है जो ये सुनिश्चित करता है कि पुलिस इन प्रक्रियाओं को गंभीरता से ले। तो एक हिट एंड रन मामले से शुरू हुई कहानी ने भारत में गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया को ही बदल दिया। इस फैसले का असली मतलब ये है कि अब से गिरफ्तारी सिर्फ पुलिस का विशेषाधिकार नहीं रहा, ये एक ऐसी प्रक्रिया बन गई है जिसमें नागरिक का अधिकार पहले आता है। हाँ, एक तरह से। अब आपको गिरफ्तार किया जाता है कहने से पहले पुलिस को आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है लिखित में साबित करना होगा। ये शक्ति के संतुलन में एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। बिल्कुल, ये फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिहाज से एक मील का पत्थर है। इसने अनुच्छेद 22(1) को एक किताबी अधिकार से एक वास्तविक जमीनी हकीकत में बदल दिया है। तो आज की इस गहरी पड़ताल को समाप्त करते हुए हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पर वे सोच सकें। हाँ, एक विचार जिस पर आगे सोचा जा सकता है। कोर्ट ने रिमांड से 2 घंटे पहले की एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त समय सीमा तय की है। ये सोचने वाली बात है कि ये नियम जमीनी स्तर पर पुलिस जांच की गतिशीलता को कैसे बदलेगा।
क्या इससे प्रक्रिया में ज्यादा अनुशासन और पारदर्शिता आएगी, या ये कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए, खासकर दूर दराज के इलाकों में या जटिल मामलों में, नई व्यावहारिक चुनौतियां पैदा करेगा? इस अधिकार और उसकी व्यावहारिकता के बीच का संतुलन जमीन पर कैसे काम करेगा, ये देखना भविष्य में दिलचस्प होगा। बिल्कुल।